नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी एक ऐसा दिन जो हमारे इतिहास के पन्ने में दर्ज है। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन? अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं आपसे वैलेंटाइन डे के बारे में बात करूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बात करूंगा आपसे शहीद आजम कहे जाने वाले भगत सिंह जी की, जिन्होंने महज 23 से 24 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने देश और अपनी देशवासियों की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर आप भी इस देश के नागरिक हैं तो आपको भी उनकी बहादुरी के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ये कहानी शुरू होती 1907 में। लयालपुर नाम का एक छोटा सा गांव जो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म होता है। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। इन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये अपने सब्जेक्ट के अलावे हमेशा अलग अलग प्रकार की किताबों को पढ़ते रहते थे। 13 अप्रैल 1919 जब महज ये 12 साल के थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें हजारों लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई जाती हैं। ये घटना इनको अंदर से झकझोर कर रख देती है। ये अपने स्कूल से 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं उस जालियांवाला बाग में, और जब ये वहां पहुंचते हैं, ऐसा लगता है इनको उनकी चीखें उस समय तक इनके कानों में गूंज रही थी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि वहां पे जो कुआं था, उसमें इतने लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी कि आज भी अगर उस कुएं से पानी निकाला जाता है तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती है। ये सब देखकर इनको बहुत दुख होता है। ये एक बोतल में वहां की मिट्टी भरकर और उसके साथ अपने घर लेकर के चले जाते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं तो घर वाले इनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ था, इतनी देर कैसे हो गई। बहुत ज़्यादा पूछने पे ये बताते हैं, ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में मेरे देश के लोगों का खून मिला हुआ है और मैं उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इनके देश प्रेम की भावना का आप बस इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा उस मिट्टी को भगवान के बगल में रखकर और हर रोज उसकी पूजा किया करता था, और हर रोज ये प्रण लेता था कि मैं एक दिन इस देश से अंग्रेजों को मारकर जरूर भगाऊंगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई जाती है, महात्मा गांधी इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसमें ये बोलते हैं कि देखो, हिंसा मत करो, हम हिंसा करके अंग्रेजों से नहीं जीत सकते हैं। वो बोलते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी सामानें बनाई जाती है उसका बहिष्कार करो, अंग्रेजों का कोई भी सामान मत खरीदो, अंग्रेजों के यहाँ काम मत करने जाओ, आधे कपड़े पहनो लेकिन अंग्रेजों के वस्त्र मत खरीदो, अंग्रेज एक दिन खुद ही यहाँ से परेशान होकर चले जाएंगे। भगत सिंह भी गांधी जी के इस विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। फरवरी 1922 यानी कि 2 साल बाद, चौरा चौरी नाम का एक जगह जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पे बाजार लगा हुआ था और उस बाजार में अंग्रेजी शराब की एक दुकान थी और पास में ही बहुत सारी अंग्रेजी सामानें बिक रही थी। प्रदर्शनकारी जो थे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। वे नारे लगाने लगते हैं कि हम इस सामान को यहाँ नहीं बिकने देंगे। उस समय के जो जमींदार और व्यापारी थे, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना धंधा चलाया करते थे, उनको लगता है कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को बंद करवाना चाहते थे। वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, पास में एक पुलिस थाना था, वो पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि कैसे भी करके इस आंदोलन को बंद करवाओ। और इस आंदोलन में एंट्री हो जाती है पुलिस वालों की। पुलिस वाले वहाँ आते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, नहीं मानने पे हवाई फायरिंग भी करते हैं और भीड़ ज़्यादा होने के वजह से कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। इसके बाद जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो आक्रोश में आ जाते हैं और पुलिस वालों को पकड़कर पीटने लगते हैं। पुलिस वालों को पीटते पीटते वो पुलिस थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और पुलिस थाने में आग लगा देते हैं। इस घटना में महज 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। इसी हिंसा के बाद महात्मा गांधी को यह आंदोलन बंद करना पड़ता है। जैसे ही महात्मा गांधी इस आंदोलन को बंद करते हैं, पूरे भारत से उनका विरोध होने लगता है। वो बोलते हैं कि जब पूरे भारत का साथ महात्मा गांधी को मिल रहा था तो इस समय वो आंदोलन को बंद क्यों किए। वो कहते हैं कि अगर आंदोलन को उस समय बंद नहीं किया गया होता तो शायद हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। इस प्रकार 2 दल बन जाते हैं, एक नरम दल जो महात्मा गांधी का था और दूसरा गरम दल जो भगत सिंह जैसे लोगों का था। 1924 यानी कि 1924 में जब ये महज 17 साल के थे, इनकी माँ ने कहा कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, अब तेरी शादी करने की उम्र हो गई है। तो भगत सिंह इस पे बोलते हैं कि माँ, मेरी दुल्हन नहीं बनेगी,
ये आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। और घर वालों के बहुत ज़्यादा जिद करने के कारण रातों रात चिट्ठी लिखकर घर से भाग जाते हैं और जाकर आज़ाद पंडित की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। 1925 में इन्होंने अंग्रेजों के सामान को लूटकर काकोरी प्लान को सफल बनाया, जिसमें अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी भी हुई थी। समय बीतता जाता है। इस दौरान वे पत्र लेखन का काम किया करते थे। ऐसे ऐसे पत्र लिखा करते थे जिससे लोगों के मन में क्रांति की भावना आए और लोगों के बीच उसे बांटा भी करते थे। ऐसा करते समय कई बार अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये बम फोड़कर वहां से भाग जाते थे। 1927 यानी कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। ये एक ऐसा संगठन था जो भारत के लिए कानून बनाने आया था, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। लाला लाजपत राय, जो कि एक नरम दल के नेता थे, वो कैसे भी करके भगत सिंह को और उनके साथियों को राजी करते हैं कि हम लोग मिलकर के साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और लाहौर में नारेबाजी करेंगे। लाला लाजपत राय के कहने पे भगत सिंह मान जाते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में भयंकर नारेबाजी करते हैं। लेकिन होता क्या है, पुलिस कर्मियों के द्वारा इन पे लाठी चार्ज किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट लगने के वजह से हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे शरीर पे लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, और होता भी ऐसा है। लाला लाजपत राय की मृत्यु से इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये लोग फैसला करते हैं कि हम लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला जरूर लेंगे। जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसे गोली मारेंगे। सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सब लोग जाकर के पुलिस थाने के पास छिप जाते हैं कि जैसे ही जेम्स स्कॉट बाहर निकलेगा उसको गोली मारेंगे। लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह डीएसपी सैंडर्स बाहर निकलता है और वो मारा जाता है। सैंडर्स को मारने के बाद ये लोग लाल स्याही से पेपर पे लिख करके कि हमने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया, उसको पूरे लाहौर में सटवा देते हैं। जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। वो किसी भी कीमत पर भगत सिंह और उनकी साथियों को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि लोगों के सामने ये उसकी बहुत बड़ी हार थी। वो पूरे लाहौर में नाकाबंदी करवा देते हैं। वो किसी भी कीमत पर भगत सिंह को लाहौर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह तो भगत सिंह थे, इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो अब जानते हैं कि ये लोग लाहौर से बाहर कैसे निकले। ये लोग एक योजना बनाते हैं। ये लोग भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी के पास जाते हैं और किसी भी तरह उन्हें अपनी पत्नी बनने का नाटक करने के लिए राजी कर लेते हैं और खुद एकदम टॉप क्लास लुक बनाकर फर्स्ट क्लास एसी की टिकट खरीदते हैं और दुर्गा भाभी के साथ ट्रेन में बैठकर अंग्रेजों के सामने से लाहौर से रवाना हो जाते हैं। समय बीतता जाता है। अंग्रेज मजदूरों से ज्यादा काम कराने के लिए तरह तरह के नियम बनाते रहते हैं। भगत सिंह को इस मजदूर विरोधी नीतियों से बहुत दुख होता है। वो इससे बहुत परेशान थे। वो कई बार इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, लेकिन ब्रिटिश सुन नहीं रहे थे। जब ये अलग अलग देशों की किताबें पढ़ते थे तो इनको पता चलता था कि दुनिया में आज़ादी के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये भी एक प्लान बनाते हैं। ये बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ में लेते हैं और कुछ लो इंटेंसिटी की बॉम्ब बनाते हैं और साथ में कुछ पत्र भी लिखते हैं। बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ में लेकर ये सेंट्रल असेंबली में चले जाते हैं। अंग्रेजों की मीटिंग चल रही होती है। ये असेंबली में खाली जगह देखकर वहीं पे बम पटक देते हैं। पूरी असेंबली में धुआं धुआं फैल जाता है और साथ में पर्चे को ऊपर फेंकते हैं। हर एक पर्चे पे लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह चाहते तो आसानी से वहां से भाग सकते थे, ये जानते हुए भी कि पकड़े जाने पर इन्हें फांसी भी हो सकती है। ये वहीं पे रुके रहते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। ये एक ऐसे देशभक्त थे जिस उम्र में लोग अपनी फैमिली और अपनी कैरियर के बारे में सोचते हैं। ये देशभक्त देश के लिए खुद को शहीद करने जा रहे थे। इनको पकड़कर जेल में ले जाया जाता है और इन पे मुकदमे चलाए जाते हैं। ये जेल के अंदर रहकर भी आंदोलन को खत्म नहीं होने देते हैं। ये जेल के अंदर से पत्र लिखा करते थे और देश में आंदोलन को चालू रखते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब महात्मा गांधी को पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा था, इसके बावजूद भी क्यों वो भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवा पाते हैं। पूरे देश के चाहते हुए भी भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया जाता है। ऐसी क्या गलती हो गई थी? तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको हम अगले वीडियो में जरूर समझेंगे। अभी अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। जब जेल में इनके माता पिता इनसे मिलने आते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। तब भगत सिंह कहते हैं कि माँ, मैं इसलिए शहीद हो रहा हूँ कि हर एक घर में एक भगत सिंह पैदा हो
और किसी को अपना बलिदान न देना पड़े। और 23 मार्च 1931 को ये भारत माँ का पुत्र हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस देश के लिए शहीद हो जाता है और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक इन्हें ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये पूरे देश के लोगों तक पहुंचे और हम भगत सिंह को उनकी उचित सम्मान दिला सके। बाकी इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद।